नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बोझ। सर्दी का महीना था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। रमा जी अब उम्र के उस पड़ाव पर थी जहां हर एक दिन अपने आप में एक संघर्ष से कम नहीं होता। पिछले 6 महीने से वे छोटे बेटे के घर गुड़गांव में रह रही थी। किडनी की मरीज थी। रमा जी आज सुबह जब सोकर उठी तो घबरा गई, क्योंकि नींद में ही उनसे बिस्तर गीला हो गया था। तभी कमरे का दरवाज़ा खटका और उनकी छोटी बहू अंदर आई। उसकी नज़र जैसे ही गीले बिस्तर पर पड़ी, उसकी भौहें तन गई और गुस्से में आकर उन पर चिल्लाने लगी। क्यों पीती हैं रात को इतना पानी कि यह नौबत आ जाए? कोई बच्चा बिस्तर गीला करे तो समझ में आता है, पर यहाँ तो इस उम्र में छी 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 नाक भौं सिकोड़ती हुई उनकी बहू कमरे से बाहर चली गई। इधर बहू की बातों के तीखे बाण रमा जी के दिल में गहराई तक उतर गए, परंतु वे कुछ ना कह पाई। उनकी नज़रें नीचे झुक गई। कड़कती सर्दी में भी वे घबराहट और शर्मिंदगी के कारण पसीने से तरबतर हो गई और जल्दी से उठकर अपनी चादर को धोने लगी। वे स्वयं भी इस बात से बेहद परेशान रहती थी, लेकिन उनका भी इस बात पर बस नहीं चलता। जब से उन्हें किडनी की बीमारी हुई थी, तब से यह समस्या बढ़ गई थी। कमरे के बाहर रश्मि का गुस्सा भड़क उठा। उसने रसोई में बर्तन पटकते हुए कहा, अब बस, हर दिन यही तमाशा, मैं कब तक सहूं? उधर दाढ़ी बनाते हुए राकेश ने पूछा, अरे रश्मि, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ? जरा कमरे में जाकर देखिए तो। क्या किए बैठी हैं आपकी माताजी? मैं तो तंग आ गई हूँ। लेकिन हुआ क्या? कुछ बताओगी भी? राकेश ने पूछा तो रश्मि ने गुस्से में तेज स्वर में कहा, और क्या होगा, आपकी माताजी ने फिर से बिस्तर गीला कर दिया है। अब और नहीं हो सकता मुझसे, मैं तंग आ चुकी हूँ। अब उस कमरे की साफ सफाई मेरे बस की बात नहीं है। आप जल्दी से अपने माताजी का कुछ कीजिए, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर मायके चली जाऊंगी। राकेश, जो पहले से अपने ऑफिस के काम की टेंशन में था, अपना सिर पकड़कर बैठ गया। क्या करूं रश्मि, कुछ समझ नहीं आता। एक तरफ ऑफिस का काम और दूसरी तरफ माताजी की तबीयत, और अब तुम भी हर बात पर मायके जाने की धमकी देने लगती हो। हम 2 बच्चों के माँ बाप हैं, थोड़ी तो समझदारी दिखाओ। रश्मि की आंखों में गुस्सा उभर आया। समझदारी मुझे दिखानी है? मैंने तुम्हें कह दिया है, या तो माताजी का कुछ करो या मैं चली जाऊंगी। अब फैसला तुम्हारा है। यह बात सुनकर गहरी सांस लेते हुए राकेश बोला, अरे तो ठीक है ना, मैं करता हूँ भैया को फ़ोन। आखिर यह अकेली मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है। 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन भैया या भाभी को कोई परवाह ही नहीं है। जब भी माताजी को रखने की बारी उनकी आती है, कोई ना कोई बहाना बन जाता है। या तो भाभी बीमार पड़ जाती है, या भैया अचानक बिजनेस ट्रिप पर चले जाते हैं, और कुछ नहीं तो वर्कलोड ज़्यादा होने का बहाना बनाकर बात को टाल देते हैं। मैं अकेले सब कुछ कैसे संभालूं? अब देखना, मैं फ़ोन करके उन्हें माताजी को ले जाने को कहूँगा तो देखना कोई ना कोई बहाना तैयार होगा उनके पास। कहते हुए राकेश ने फ़ोन लगाया, लेकिन दूसरी ओर से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। रमा जी के 2 बेटे थे, महेश और राकेश। दोनों बेटों के बीच 8 वर्ष का अंतर था। उनका बड़ा बेटा महेश इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद चंडीगढ़ में सेटल हो गया था, जबकि छोटा बेटा राकेश हमेशा से अपने माता पिता के साथ ही रहा था। परंतु रमा जी के पति की मृत्यु के बाद उनकी छोटी बहू रश्मि ने उनकी सारी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया था। उसका कहना था कि 2 बेटे हैं तो माँ की जिम्मेदारी भी दोनों की बराबर उठानी चाहिए। राकेश को भी यह बात तर्कसंगत लगी। लंबी बहस और तकरार के बाद यह तय हुआ कि दोनों भाई बारी बारी से अपनी माँ को 6-6 महीने अपने साथ रखेंगे। इसके बाद से रमा जी साल में 6 महीने अपने बड़े बेटे के घर पर रहती और बाकी 6 महीने छोटे बेटे के घर। लेकिन इस बार रमा जी को जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वह जानती थी कि यहाँ रश्मि की कड़वी बातें सुनने को मिलती है, लेकिन वहाँ तो स्थिति और भी खराब थी। बड़ी बहू के साथ साथ बड़ा बेटा भी उन पर चिल्लाने से शर्म नहीं करता था।
राकेश फ़ोन में महेश का नंबर डायल करता रहा, लेकिन फ़ोन लगातार काटा जा रहा था। तभी रश्मि की तेज़ आवाज़ कमरे में गूंजी। अरे क्या हुआ, अभी तक फ़ोन लगाया नहीं? राकेश ने थकी हुई आवाज़ में जवाब दिया। अरे लगाया है, एक बार नहीं 4 बार, लेकिन भैया फ़ोन उठाएं तब ना। रश्मि चिढ़ते हुए बोली। हाँ, अब वे क्यों फ़ोन उठाएंगे? जब हमारी रखने की बारी होती है तो 15 दिन पहले ही फ़ोन करके माताजी को ले जाने की जिद करने लगते हैं, और आप भी उनकी बात मानकर माताजी को तुरंत ले आते हैं। लेकिन अब उनकी बारी आती है तो उन्हें सांप सूंघ जाता है। अब आप ही इन्हें चंडीगढ़ छोड़कर आइए, राकेश ने परेशानी भरे स्वर में कहा। रश्मि, तुम जानती हो कि मेरे पास अभी बिल्कुल समय नहीं है। कंपनी का मैनेजर बनने के बाद मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता। रश्मि ने अपनी आंखें तरेरते हुए गुस्से में कहा। वह सब मैं नहीं जानती। आप कैसे भी करके माता जी को वहां भेजने का इंतजाम कीजिए, नहीं तो मुझे अपनी बात मनवाने के लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। इतना कहकर रश्मि गुस्से में रसोई में चली गई। राकेश कुर्सी पर बैठा गहरे विचारों में डूब गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस स्थिति का हल कैसे निकाले। सुबह की बहस भरी शुरुआत के बाद राकेश नाश्ता करने के लिए बैठा ही था कि उसका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर उसके असिस्टेंट का नाम दिखाई दे रहा था। उसने फ़ोन उठाया। हेलो सर, आपको याद है ना, आज इंटरव्यू सेशन है और आप हायरिंग टीम का हिस्सा हैं। बहुत से आवेदक पहुंच चुके हैं। अरे हाँ, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। जल्दी से नाश्ता करके राकेश अपने ऑफिस के लिए निकल गया। एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर था राकेश। थोड़ी ही देर में वह अपनी गाड़ी से ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस पहुंचते ही उसने देखा कि हॉल और कॉरिडोर में आवेदकों की भीड़ लगी हुई थी। सभी अपने हाथों में फाइलें और सीवी लेकर अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। राकेश ने बिना किसी की ओर देखे अपने केबिन की ओर कदम बढ़ा दिए। तभी अचानक एक आवाज़ ने उसे रोक लिया। अरे यार राकेश, कितने सालों बाद मिल रहे हैं, पहचाना मुझे या भूल गया? राकेश चौंक गया। उसके सामने खड़ा व्यक्ति मुस्कुराते हुए उसके गले लग गया। मैं अभिषेक हूँ यार, तेरे बचपन का दोस्त राकेश। कुछ पल के लिए ठिठक गया। चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आई, लेकिन तुरंत गायब हो गई। अभिषेक का इतना अनौपचारिक व्यवहार उसे खलने लगा। इतने लोगों के बीच अपने पद और प्रतिष्ठा का ख्याल उसके बचपन की दोस्ती पर भारी पड़ रहा था। अभिषेक शायद राकेश के बदले हुए भावों को भांप गया था। उसने अपने शब्दों में औपचारिकता का लहजा लाते हुए पूछा, आप यहीं काम करते हैं? यह सुन राकेश के अंदर एक अजीब सी संतुष्टि जागी। उसने गर्व से अपनी गर्दन तानते हुए बोला, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, चलता हूँ। यह कहकर राकेश वहाँ से आगे बढ़ गया। राकेश इंटरव्यू पैनल में बैठा था। आज का दिन उसके लिए बहुत खास था। एक बड़ी कंपनी के मैनेजर के तौर पर वह पहली बार इंटरव्यू प्रक्रिया में शामिल हुआ था। जब जब वह अपनी कुर्सी पर बैठा था तो उसे अपने आप पर गर्व महसूस हुआ था, लेकिन यह गर्व जल्दी ही अभिमान में बदल गया जब उसके सामने इंटरव्यू देने के लिए उसका पुराना स्कूल मित्र अभिषेक आकर खड़ा हुआ। जैसे ही अभिषेक ने कमरे में कदम रखा, राकेश के दिमाग में स्कूल के दिनों की यादें ताज़ा हो गई। दोनों का रिश्ता दोस्ती से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा का था। स्कूल के समय वे दोनों पड़ोसी भी थे। दोनों मेहनती और बुद्धिमान थे, लेकिन बाजी हमेशा अभिषेक के हाथ ही लगती थी। राकेश को याद आया कैसे वह हर बार अभिषेक से आगे निकलने के लिए दुगना परिश्रम करता था, लेकिन अंत में जीत अभिषेक की ही होती थी। राकेश के मन में अभिषेक के प्रति हमेशा एक खटास सी बनी रहती थी। स्कूल के शिक्षक और प्रिंसिपल हमेशा अभिषेक की तारीफों के पुल बांधते थे। सहपाठी भी उसकी काबिलियत के कायल थे। एक दिन अभिषेक बहुत बड़ा आदमी बनेगा, वो अपनी काबिलियत के बल पर ऊंचा मुकाम हासिल करेगा। यह शब्द अक्सर उसके कानों में गूंजा करते थे। लेकिन आज वही अभिषेक जो कभी सबसे आगे था, राकेश के सामने नौकरी के लिए खड़ा था। आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया और अभिषेक अभी तक ढंग की नौकरी भी तलाश नहीं कर पाया। अपने लिए सोचते हुए राकेश की
छाती गर्व से चौड़ी हो गई। अतीत की यादों को पीछे धकेल राकेश वर्तमान में आया। अभिषेक की ओर देखकर राकेश के चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान आ गई, लेकिन अभिषेक के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू हुई। पैनल के सदस्यों ने एक एक करके सवाल पूछने शुरू किए। अभिषेक ने हर सवाल का जवाब बेहतरीन तरीके से दिया। पैनल के सभी सदस्य उसकी प्रतिभा से प्रभावित हुए। पैनल ने सर्वसम्मति से अभिषेक को इस पद के लिए चयनित करने की पेशकश की। जब राकेश से उसका निर्णय पूछा गया तो उसने बस औपचारिकतावश हाँ में सिर हिला दिया। 2 दिन बाद ही अभिषेक ने ज्वाइन कर लिया और पूरे जी जान से काम करने लगा। आज इस बात को 1 सप्ताह बीत चुका था। आज राकेश जब ऑफिस पहुंचा तो उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वह बड़ी परेशानी में था। उसकी पत्नी रश्मि ने आज फिर से सुबह सुबह घर सर पर जो उठाया हुआ था। फिर से घर पर जबरदस्त हंगामा हुआ था, जिसकी आवाज़ अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। समस्या का हल निकालने के लिए राकेश ने अपने भाई महेश को कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन हर बार वह घिसा पिटा जवाब सुनने को मिला। अभी बहुत व्यस्त हूँ, जैसे ही समय मिलेगा माता जी को लेने आ जाऊँगा। कुछ दिन और उन्हें अपने पास रखो। उसके दिमाग में यह सारी बातें घूम रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मे आई कम इन सर? राकेश ने सिर उठाकर देखा। आओ अभिषेक, उसने कहा। अभिषेक ने अंदर आते ही कहा, सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। राकेश ने उसे घूरते हुए हैरानी भरे लहजे में पूछा, अरे अभी तो तुमने ज्वाइन किया है और अभी से छुट्टी? तुम जानते हो हम एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। छुट्टी के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? तो अभिषेक ने झुकते हुए जवाब दिया, सर दरअसल मुझे अपनी माताजी को चंडीगढ़ लेकर जाना है। मेरी बड़ी दीदी वहाँ रहती है और उनके नए मकान का मुहूर्त है। जाना जरूरी है। हमें सुबह की ट्रेन से निकलना है। चंडीगढ़? यह सुनकर राकेश के दिमाग में अचानक एक विचार कूंधा। भैया का घर भी तो चंडीगढ़ में ही है। अभिषेक को जाना ही है तो क्यों ना लगे हाथ अपनी परेशानी भी हल कर ली जाए। सोचते हुए उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। उसने संयमित लहजे में कहा, अच्छा अभिषेक, छुट्टी तो तुम्हें मिल सकती है, लेकिन तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। अभिषेक ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, हाँ सर बताइए, मैं वापस आने के बाद कर दूंगा। तो राकेश ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं अभिषेक, आने के बाद नहीं, यह काम तुम्हें कल ही करना होगा। दरअसल मेरे बड़े भैया भी चंडीगढ़ में ही रहते हैं। अगर तुम्हें कोई असुविधा ना हो तो क्या तुम मेरी माताजी को अपने साथ ले जा सकते हो? वो क्या है ना, अकेले तो मैं उन्हें भेज नहीं सकता और उन्हें लेकर जाने का मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। अगर तुम उन्हें साथ ले जाओ तो भैया स्टेशन पर उन्हें रिसीव कर लेंगे। इस पर अभिषेक मुस्कुराया और बोला, अरे सर, इसमें असुविधा कैसी? मुझे खुशी होगी अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं, और फिर इसी बहाने आंटी से भी मुलाकात हो जाएगी। अभिषेक का जवाब सुनते ही राकेश को ऐसा लगा जैसे उसके सर से कोई भारी बोझ उतर गया। उसे इस समस्या का समाधान इतनी आसानी से मिल जाएगा उसने सोचा भी नहीं था। जब अभिषेक कमरे से बाहर चला गया तो राकेश अपनी कुर्सी पर आराम की मुद्रा में बैठ गया और राहत भरी एक लंबी सांस ली। शाम को घर पहुंचकर राकेश ने अपनी माँ रमा जी को अगले दिन चंडीगढ़ जाने की बात बताई तो उसकी पत्नी रश्मि की तो बाँछें ही खिल गई। अरे वाह, आखिर समस्या का समाधान निकल ही आया। तब थोड़ा आराम मिलेगा मुझे, उसने मन ही मन सोचा। वह बिना देर किए रमा जी का सामान पैक करने में जुट गई। इतनी चुस्ती उसने शायद ही आज तक कभी दिखाई होगी। लेकिन दूसरी ओर रमा जी के चेहरे पर गहरी उदासी के बादल छा गए, मगर किसी को उनकी उदासी या खुशी से फर्क ही कहाँ पड़ता था। सबको अपनी अपनी पड़ी थी। अगली सुबह रमा जी का सामान बाहर आंगन में पहुंचा दिया गया। जब राकेश अपने माँ का सामान गाड़ी में रख रहा था, रमा जी ने धीमे और भर्राए स्वर में कहा, बेटा मन्नू, अच्छा होता अगर तू ही मुझे चंडीगढ़ छोड़ आता।
मैं अकेले यात्रा में असहज महसूस करती हूँ। माँ के स्वर में जो उदासी थी, उस पर तो राकेश का ध्यान ही नहीं गया। ऊपर से वो खींच कर बोला, माताजी, आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे मन्नू कहकर मत पुकारा कीजिए। मेरा नाम राकेश है, आपने ही रखा था, ना तो उसी नाम से पुकारा करे। अब मैं इतनी ऊंची पोस्ट पर आसीन हूँ, समाज में मेरा एक अलग स्टेटस है। जानती भी हैं मेरे नीचे कितने कर्मचारी काम करते हैं, कितना मान सम्मान देते हैं वह मुझे। अब आप मुझे यदि सबके सामने मन्नू कहकर पुकारेंगी तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। रमा जी, जो बेटे के बचपन से ही उसको इस नाम से पुकारने की आदी थी, बिना कुछ बोले उसे देखती जा रही थी। राकेश ने बात जारी रखी, और जहाँ तक रही आपके साथी चंडीगढ़ चलने की बात, तो आजकल मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए आपके साथ जाना संभव नहीं होगा। बेटे की बात सुनते ही रमा जी के चेहरे पर निराशा की काली बदलियां छा गई। तभी उनके कानों में एक आवाज़ टकराई, दादी जल्दी आना, हमारा आपके बिना दिल नहीं लगता। रमा जी ने मुड़कर देखा। उनके पोता पोती, जिनकी मासूमियत और प्यार में कोई बनावट नहीं थी, उन्हें गले लगाने के लिए दौड़ आए। पोता पोती को देखते ही रमा जी के चेहरे पर प्यार उमड़ आया। उन दोनों को सीने से लगाकर उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। हाँ बेटा, जल्दी आऊंगी, उन्होंने बच्चों के बालों को सहलाते हुए कहा। राकेश ने यह दृश्य देखा, लेकिन उसके भीतर की संवेदनशीलता शायद कहीं गहरी दब चुकी थी। माताजी, देर हो रही है, चलिए गाड़ी में बैठिए, उसने कहा। रमा जी बच्चे को गले से लगाकर भारी मन से गाड़ी में जाकर बैठ गई। उनके दिल के भीतर का दर्द चेहरे से साफ झलक रहा था। गाड़ी चल पड़ी और साथ ही उनकी आंखों के कोनों से आंसुओं की बूंदें धीरे धीरे उनके गालों पर लुढ़क गई। राकेश और रमा जी जब स्टेशन पर पहुंचे तो अनाउंसमेंट सुनाई दी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन 1 घंटा लेट है। राकेश खींचते हुए बोला, यह ट्रेन भी कभी समय पर चलती ही नहीं। राकेश ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर अभिषेक पहले से ही मौजूद था। उसने रमा जी को पास रखे बेंच पर बैठने को कहा और यहाँ वहाँ देखते हुए राकेश बोला, अरे अभिषेक, तुमने तो कहा था कि तुम वहाँ अपनी माताजी के साथ जा रहे हो, लेकिन वह तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। अभिषेक मुस्कुराया और पास की बेंच पर बैठी एक कमजोर और झुकी हुई बुजुर्ग महिला की ओर इशारा करते हुए बोला, यह मेरी माँ है। उन्हें देखकर राकेश चौंक गया। वह अभिषेक की माँ को पहचान ही नहीं पाया था। हालांकि उनकी उम्र बहुत अधिक नहीं थी, परंतु वह शारीरिक रूप से बहुत अधिक कमजोर और बुजुर्ग नजर आ रही थी। अभिषेक, यह इतनी कमजोर और बीमार क्यों लग रही है? कहते हुए राकेश के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। तो अभिषेक कहने लगा, 3 साल पहले मेरे माता पिता एक भयानक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे। उस हादसे में पिताजी की जान चली गई। यह कहते कहते अभिषेक का गला भर आया। उसने अपनी बात जारी रखी। माँ को उस हादसे में गहरी चोटें आई। अस्पताल में महीनों इलाज चला, लेकिन माँ पूरी तरह ठीक नहीं हो सकी। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। पिताजी के जाने के बाद माँ को ऐसा सदमा लगा कि वह अंदर से टूट गई। ऊपर से उनकी याददाश्त भी कमज़ोर हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें अल्जाइमर हो गया। अब यह चीज़ें भूलने लगी हैं। कभी कभी तो मुझे भी नहीं पहचान पाती। फिर अभिषेक बोला, जानते हैं सर, जिस दिन मेरे माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था, उससे 2 दिन पहले ही मुझे विदेश में नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मिला था। हम सब बहुत खुश थे, लेकिन पिताजी के जाने के बाद मैंने विदेश जाना कैंसिल कर दिया, क्योंकि माँ को मेरी ज़रूरत थी। मुझे लगा कि मैं यहीं रहकर अच्छी नौकरी हासिल कर लूँगा, लेकिन उसके बाद कोविड का दौर आ गया और अच्छी नौकरी एक सपना ही बनकर रह गई। राकेश चौंक गया। क्या तुमने वह सुनहरा मौका छोड़ दिया? तुम्हें अफसोस नहीं होता? अभिषेक मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल नहीं सर, मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे सर पर है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। नौकरी तो दोबारा मिल जाएगी, लेकिन अगर उस वक्त मैंने माँ का साथ छोड़ दिया होता तो शायद यह पछतावा जिंदगी भर रहता। यह सुनकर राकेश हैरानी से बोला, लेकिन इस हालत में तो उन्हें
संभालने में बहुत मुश्किल होती होगी। दोनों भाई मिलकर संभालते होंगे। नहीं सर, मेरे भैया तो पुणे में रहते हैं। अच्छा, तो उन्हें 6-6 महीने रखते होंगे? पूछते हुए राकेश शायद अपने मन को तसल्ली दे रहा था, परंतु अभिषेक ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा करने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। यहाँ तो माँ का अपना घर है, शुरू से वह तो यहीं तो रह रही है, कहीं और उनका मन कैसे लगेगा। मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में उनकी हालत पेंडुलम की तरह हो जाए, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। यह ख्याल भी उनके मन में नहीं आने देना चाहता कि पिताजी के जाने के बाद उनका कोई घर नहीं रहा, या वह हम पर बोझ बन गई है। और मैं तो इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी पत्नी तो मुझसे भी ज़्यादा मेरी माँ का ख्याल रखती हैं, उन्हें समझती हैं। अभिषेक की यह बात सुनकर राकेश बोला, अरे अभिषेक, जिंदगी में इंसान को कभी कभी व्यवहारिक फैसले भी लेने चाहिए। कोरी भावुकता में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं और फिर अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाते उठाते इंसान भी थक जाता है। फिर मन में यह विचार जरूर आता है कि सिर्फ हम ही क्यों माँ बाप की सेवा करें, दूसरा भाई क्यों ना करे। राकेश की इस बात पर अभिषेक थोड़ा मुस्कुरा उठा और फिर बोला, नहीं सर, मेरा तो मानना है कि कोई काम मुश्किल तब लगता है जब उसे बोझ समझकर किया जाए। जब माँ बाप कभी अपने बच्चे को बोझ नहीं समझते तो हम अपने माँ बाप को कैसे बोझ समझ सकते हैं। और सर, देखा जाए तो जाने अनजाने हमारे कर्म ही संस्कार बनकर हमारे बच्चों के माध्यम से हमारे सामने आते हैं। अगर इतनी छोटी सी बात एक इंसान समझ ले तो उसका बुढ़ापा ही संवर जाए। यह बात सुनकर राकेश को ऐसा महसूस हुआ मानो अभिषेक ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया हो। वह निशब्द सा रह गया। उसका अभिमान पल भर में चकनाचूर हो गया। उसी समय ट्रेन आ गई। अभिषेक ने पहले रमा जी को ट्रेन में बैठने में सहायता की और फिर अपनी माँ को सहारा देते हुए बिठाया। ट्रेन धीमी गति से चलने लगी तो रमा जी ने खिड़की से झांकते हुए धीमे से कहा, बेटा अपना ख्याल रखना, बहू और बहू का भी। रमा जी की बात अधूरी ही रह गई और ट्रेन आगे निकल गई। लेकिन राकेश ने आज माँ की आवाज़ में एक दर्द महसूस किया था जिसे वे पहले कभी नहीं देख पाया था। ट्रेन अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ी। ट्रेन के दूर होते ही राकेश गहरे विचारों में डूब गया। अपने ऑफिस की ओर चल पड़ा, परंतु अभिषेक की बातें उसके दिमाग पर जैसे हथौड़ा बरसा रही थी। उसके दिल को चैन कहीं गायब हो गया था। उसे एहसास होने लगा कि उसके और अभिषेक के बीच में आज भी एक प्रतिस्पर्धा जारी है, इंसानियत की प्रतिस्पर्धा, जिसमें अभिषेक आज भी उससे बाजी मार ले गया। एक तरफ तो वह अपने मन को समझाने में लगा था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, परंतु दूसरी ओर दिमाग में विचारों का तूफान उमड़ने लगा था। आज मैं जो कुछ भी हूँ, क्या इतना बड़ा मुकाम मैंने सिर्फ अपनी मेहनत के बल पर पाया है? क्या उसमें मेरे माँ बाप की वर्षों की तपस्या नहीं थी? जीवन के हर कदम पर उन्होंने मुझे कुछ कर दिखाने की प्रेरणा दी। मन्नू बेटा, बड़े होकर तुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। मेहनत कर ताकि तू अपने सपने पूरे कर सके। पढ़ाई करने का मन नहीं करता था तो माता जी के यही शब्द मुझे हौसला देते थे। जब जब मेरी हिम्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया तो मेरे माता पिता के मजबूत हाथ मेरे कंधे पर थे, यह बताने के लिए कि वह मेरे साथ खड़े हैं। और आज जब वही हाथ बूढ़े हो चुके हैं, कमज़ोर पड़ गए हैं, उन्हें सहारा लेने के लिए मेरे कंधे की ज़रूरत है, तो मैंने उनका साथ छोड़ दिया। दिल और दिमाग के बीच चल रही लड़ाई ने राकेश को थका दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और मन को शांत करने की कोशिश की। तभी उसे वह पल याद आने लगे जब उसके पिता अस्पताल के बिस्तर पर पड़े अपने कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। राकेश उस समय उनके लिए खाना लेकर गया था। जैसे ही वह अंदर जाने लगा तभी अंदर से आवाज़ आई। उसके पांव वहीं रुक गए। पिताजी माँ के पास बैठे थे और उन्हें समझा रहे थे, रमा परेशान मत होइए, जाना तो एक दिन सभी को है, इसमें आंसू बहाने वाली कोई बात नहीं है। तो माताजी का स्वर गूंजा, क्या करूं मैं, आपके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। कभी सोचा है कि आपके बाद मेरा क्या होगा?
कहते कहते उनका स्वर रुंध गया, परंतु पिताजी शांत स्वर में बोले, उस बात की आप चिंता मत कीजिए। महेश भले ही स्वभाव से तीखा है, परंतु राकेश पर मुझे पूरा भरोसा है। वह तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। यह एक पिता का विश्वास है जो कभी गलत नहीं हो सकता। उसके ठीक 2 दिन बाद पिताजी हमें छोड़कर चले गए थे। माँ अंदर तक टूट चुकी थी, बहुत अकेले पड़ गई थी, लेकिन हम लोग उनके अकेलेपन की पीड़ा को भी नहीं समझ सके। पिताजी की 13वीं पर ही रश्मि ने कह दिया था कि माताजी का बोझ अकेले हम ही क्यों उठाएं। यह दोनों बेटों का फर्ज है, और मुझे भी उसकी बात सही लगी थी, यह जानते हुए भी कि बड़े भैया माताजी को अपने साथ रखना नहीं चाहते। मैंने यह फैसला कर लिया कि माताजी की जिम्मेदारी हम बराबर बराबर बांटेंगे। और जब यह बात माताजी को पता चली तो उनके चेहरे पर कितनी बेबसी झलकने लगी थी। उनके चेहरे की लकीरें और ज़्यादा गहरा गई थी। उम्र मानो 10 वर्ष आगे सरक गई थी। उनके सभी दोस्त रिश्तेदार यहीं गुड़गांव में तो थे, जिनके सहारे वो अपना समय अच्छे से बिता सकती थी। लेकिन मैंने मन ही मन सोचते सोचते राकेश की आंखों से धारा प्रवाह आंसू बहने लगे। पिताजी, तुमने कहा था कि राकेश पर तुम्हें पूरा विश्वास है, लेकिन आज क्या कर बैठा तुम्हारा राकेश। उसका दिल सिसक रहा था। माँ को तो मैंने असहनीय दुख दिए ही हैं, अपने पिता के विश्वास को भी तोड़कर रख दिया। यह सब देखकर पिताजी की आत्मा कितना कलप रही होगी, यह भी नहीं सोच पाया मैं। वह मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। फिर कुछ सोचते हुए उसने अपने आंसू साफ किए और मोबाइल उठाकर चंडीगढ़ जाने वाली फ़्लाइट की टिकट बुक कराई और बिना समय गंवाए ऑफिस से बाहर निकल गया। करीब 5 घंटे के बाद जब ट्रेन रेलवे स्टेशन पर पहुंची और अभिषेक अपनी माँ और रमा जी को लेकर नीचे उतरा तो देखकर हैरान रह गया कि उनके सामने राकेश खड़ा था। रमा जी भी आश्चर्यचकित थी। तभी राकेश ने अभिषेक को अपने गले से लगा लिया और रुंधे कंठ से बोला, मुझे मेरा फ़र्ज याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। यह सुनकर अभिषेक उसे आश्चर्य मिश्रित खुशी से देखने लगा। फिर राकेश ने अपनी माँ का बैग उठाया और उनका हाथ थामे हुए बोला, चलिए माताजी, एयरपोर्ट जाना है। लेकिन एयरपोर्ट क्यों? मुझे तो महेश लेने आने वाला था ना? रमा जी ने पूछा तो राकेश ने कहा, नहीं माँ जी, हम वापस गुड़गांव जा रहे हैं। अब आप हमेशा वहीं अपने घर में रहेंगी। यह बात सुनकर रमा जी अपने बेटे को हैरानी से देखने लगी और करीब 3 घंटे बाद वो वापस अपने घर गुड़गांव पहुंच गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।